हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th के लेसन पोइट्स एंड पैनकेक्स को। और इसके जो राइटर हैं बच्चों वो हैं अशोका मित्रन। तो आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे बच्चों, लाइन बाय लाइन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। Pancake was the brand name of the makeup material that the Zimano studio brought in truckloads। तो पैनकेक क्या था बच्चों? ये एक मेकअप, जो मेकअप करते हैं ना, उस मटेरियल का ब्रांड नेम था पैनकेक के नाम से। तो जो जिमानी एक स्टूडियो होते हैं ना जिनमें रिकॉर्डिंग होती है, मूवीज बनाते हैं, तो ऐसे स्टूडियो था एक जिमानी स्टूडियो। वो ऐसे बहुत ही ज़्यादा ये मटेरियल खरीदता था और जिसका ब्रांड नेम क्या था? पैनकेक। ग्रेटा गार्बो जो एक एक्ट्रेस थी, मस्ट हैव यूज्ड इट, जो उन्होंने भी इसको यूज किया होगा, प्रयोग किया होगा। गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, तो ये एक्ट्रेस है, उन्होंने भी यूज किया होगा। विजंती माला मस्ट हैव यूज्ड इट, बट उन्होंने, विजंती माला जी ने भी ये इसको यूज किया होगा, जो एक एक्ट्रेस थी इस मटेरियल को। रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, जो रति अग्निहोत्री जो एक्ट्रेस है उन्होंने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जिमानी स्टूडियो वाज इन अपस्टेयर ऑफ ए बिल्डिंग दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल। जो जिमानी स्टूडियो में जो एक मेकअप डिपार्टमेंट था बच्चों, वो एक ऐसी बिल्डिंग में था जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो उनका अस्तबल रहा होगा। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence। और कई जगह भी जो रॉबर्ट क्लाइव जी वो रहे थे। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, और थोड़े ही टाइम तक वो मद्रास में रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। वो सीम टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग, वो बहुत ही जगह मूव किया था उन्होंने जब वो रहे थे मद्रास में। Beside fighting some impossible battle in remote corner of India and marrying a maiden in Saint Mary Church in Fort St George in Madras। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी भारत के जो राजाओं के साथ उस टाइम पर, और इन्होंने अपनी शादी की थी वो भी यहीं पर एक मद्रास की एक चर्च में, जिसका नाम क्या है? सेंट मैरी चर्च। यहाँ पर ही उनकी शादी हुई थी रॉबर्ट क्लाइव की। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सलून विद लाइट एट द एंगल अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर। तो जो मेकअप रूम था ना, जो वो बच्चों लगता था कोई जैसे सलून होती है ना जहाँ पे बाल कटवाते हैं, वैसे ही वो लगता था। और वहाँ पर बहुत सारी क्या लगी हुई थी? लाइट्स लगी हुई थी। और क्या लगे हुए थे? ए डजन लार्ज मिरर, यानी कि 10-12 के आसपास मिरर लगे हुए थे, शीशे लगे हुए थे बच्चों। देवर ऑल इनकैंडेंट लाइट्स, और वो बहुत ही लाल लाल वो लाइट्स लगी हुई थी, वो बहुत ही ज़्यादा जो गर्मी पैदा करती हों लाइट्स। सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो आप समझ सकते हो कि भाई कितना उनको वो हीट महसूस करनी होगी जो मेकअप करवाते थे वहाँ पर। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय ए बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट। जो सबसे पहले जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसका हेड कौन था? एक बंगाली था। पर लास्ट में जो वो छोड़ के चले गए थे, क्योंकि वो समझने लगे थे कि बहुत ही छोटा काम है उनके लिए। He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dravar Kannadiga। उसके बाद जो थे उनके बाद वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उन्होंने जो है इसको हेड किया। और जो दरबार कंडिगा जो उनके क्या थे? वो असिस्टेंट थे। और जो क्या थे? आंध्रा के थे, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड अदर यूजुअल लोकल तमिल। तो ये लोग भी वहाँ पर उसमें थे।
स्टूडियो में काम करते थे। ऑल दिस शो दैट देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR। ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं, भारतीय राष्ट्रीयता को दिखाती है कि वो सभी अलग अलग पार्ट से लोग आए हुए थे और वहाँ पर जिमानी स्टूडियो में काम कर रहे थे लॉन्ग बिफोर AIR। AIR जो था, AIR ऑल इंडिया रेडियो से भी बहुत पहले। एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम ऑन इंडियन इंटीग्रेशन। बहुत पहले कि जब जो AIR था और दूरदर्शन था, उन्होंने भारतीय एकता पर प्रोग्राम करने शुरू किए थे। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckload of pancake and a number of other locally made potion and lotion। तो ये जो टीम थी मेकअप आर्टिस्ट की, ये किसी को भी एक अजीब तरह का दिखने वाला लोग वो बना देती थी। और वो क्या किसका यूज करते थे, पोशंस एंड बहुत सारे लोशन, और जो पैनकेक जो वो मटेरियल था जिनको बहुत मात्रा में वो खरीदते थे उसका यूज करते थे वो। दोज वर द डेज ऑफ मैनी इंडोर शूटिंग। उस टाइम पर बच्चों बहुत ही ज़्यादा स्टूडियो के ही अंदर इंडोर शूटिंग होती थी। ये नहीं कि भैया दुबई जा रहे हैं, आज फॉरेन में जा रहे हैं शूटिंग करने के लिए, वो उस टाइम पर सारी स्टूडियो के अंदर ही शूटिंग हुआ करती थी। एंड द ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शूट आउटसाइड। केवल 5% ही फिल्म बाहर शूट की जाती थी। आई सपोज द सेट द स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। तो बहुत ही ज़्यादा मेकअप का यूज किया जाता था ताकि जो भी हीरो थे, हीरोइन थी, बॉयज उनमें काम करते थे, उनको प्रेजेंटेबल बनाया जाए कि मूवी में वो बढ़िया दिख सकें। ए स्ट्रिक्ट लुक अगली इन द ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द ए स्ट्रिक्ट हिराकी वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। एक पूरी हिराकी थी वहाँ पर, क्या था, एक सिस्टम था। और द चीफ मेकअप मैन, सबसे पहले ये चीफ मेकअप मैन था, मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेस अगली। जो चीफ मेकअप मैन था वो जो मुख्य एक्टर है और एक्ट्रेस थे उन पे काम करता था। उसका जो सीनियर असिस्टेंट था उनका द सेकंड हीरो जो उन पे काम करता था, जो दूसरा हीरो है और हीरोइन पे, और जूनियर जो आर्टिस्ट थे द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। इस प्रकार के जो मूवीज में अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, करैक्टर होते हैं, उन पे मेकअप किया जाता था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। जो प्लेयर्स होते हैं, जो क्राउड का जो भीड़ का जो पार्ट अदा करते हैं, उनके लिए जो ऑफिस बॉय उनके ऊपर मेकअप करते थे। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जिमानी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। जो जिमानी स्टूडियो था उसके भी पास एक ऑफिस बॉय था, मेकअप डिपार्टमेंट के पास भी। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, जिस दिन पर भीड़ के साथ शूटिंग करनी होती थी, यू कुड सी मिक्सिंग हिज पेंट इन ए जाइंट वेसल। आप देख सकते थे कि वो बहुत ही बड़े जो एक वेसल, एक पात्र में वो अपना जो मेकअप मटेरियल बना रहा होता था। एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर। जो भीड़ में जो एक्टर एक्ट्रेस होते थे उनके ऊपर वो पेंट कर रहा होता था उस मेकअप को। द आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर ऑफ द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। वो आइडिया था कि जो भी पोर है, जो छेद होते हैं जो चेहरे के, उस सबको भरना है उस पोषण के द्वारा। ही वाजंट एग्जैक्टली ए बॉय, बॉय का लड़का नहीं था। ही वाज इन हिज 30 अर्ली 40। वो उनके अपने 41-40 में की उसके एज थी। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स अगो इन होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर। वो उन्हें स्टार एक्टर जो एक बनने की चाह में स्टूडियो में वो आया था, और टॉप स्क्रीन राइटर। और क्या बनना चाहता वो, या फिर एक टॉप स्क्रीन राइटर जो लिखते हैं ना फिल्म को, स्क्रीन राइटर, वो बनना चाहता था वो। डायरेक्टर या फिर लिरिक राइटर या फिर जो संगीत लिखते हैं वो बनना चाहता था। ही वाज
बीटों पे पोएट, वो क्या था, एक कवि था वो। इन दोज डेज आई वर्कड इन ए क्यूबिकल, उन दिनों में जो थे क्यूबिकल में काम करते थे, एक ऑफिस होता है उसमें, 2 होल साइड ऑफ विच पर फ्रेंच विंडोज, उनके 2 साइड में जो फ्रेंच विंडो थी। आई डिडंट नो, उस टाइम पर इनको पता नहीं था कि उनको फ्रेंच विंडो बोला जाता है। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टेयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट, वो सारा दिन क्या करते थे, न्यूज़पेपर को ही फाड़ते रहते थे, उसकी क्लिपिंग को। मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, जो बहुत ज़्यादा लोग थे वो सोचते थे कि भाई ये तो कोई काम नहीं कर रहा, बस न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, उनके जो बॉस है वो भी ऐसा ही सोचते थे। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल, जो भी जिनको भी ऐसा लगता था कि इनको कुछ भी काम दिया जाए तो इनके क्यूबिकल, इनके ऑफिस में आ जाता था एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और इनको क्या देता था, एक बहुत ही बड़ा लेक्चर सुना जाता था। द बॉय in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go to waste in a department fit only for barbers and perverts। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट वाले थे उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय किया कि आई शुड बी इनलाइटेड, कि इनको बहुत ही ज़्यादा जानकारी होगी कि कैसे हाउ ग्रेट लिटरेरी जो एक टैलेंट है वो बीइंग अलाउड किया जा रहा है उसको टू गो टू वेस्ट, कि उनको वेस्ट किया जा रहा है वहाँ पर। जबकि क्या है वहाँ पर जो डिपार्टमेंट है जो ओनली फिट फॉर किन के लिए, बार्बर्स जो बाल बनाते हैं, और परवर्ट जो गंदे लोग होते हैं उनके लिए। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग, वो जल्दी किसकी प्रार्थना कर रहे थे, वो क्राउड शूटिंग की, ऐसी शूटिंग हो जहाँ पर बहुत ही भीड़ आए ऑल द टाइम, हमेशा ही। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम दिस इज हैपिंग, और उसके बाद ही उनको इन बेइज्जती से बचा जा सकता था। इन ऑल इंस्टेंट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड toward a single person openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect was due to कोथामंगलन सबू। तो इन ऑल इंस्टेंस, जो भी वहाँ पर इंस्टेंस घटना होती थी, तो फ्रस्ट्रेशन, बहुत ही जब दुखी होना, फ्रस्ट्रेट होना, यू विल ऑलवेज फाइंड द जो एंगर है, गुस्सा है, वो किसकी तरफ डायरेक्ट किया जाता था उसको, ए सिंगल पर्सन ओपनली, जिसका क्या काम था, जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो कन्विंस था दैट उनकी सभी प्रॉब्लम्स, वो क्या होता है प्रॉब्लम का जिम्मेदार, इग्नोमिटी क्या होता है, जो बेइज्जती उनकी से होती है, और जो भी निगलेक्ट, किसी काम पे ध्यान नहीं दे रहा था, तो वो कौन था, वो पर्सन ये था, वो सुबू करके जो भी आदमी था वो था। सुबू वाज द नंबर 2 एट जिमानी स्टूडियो, वो नंबर 2 था जिमानी स्टूडियो में। ही कुड नॉट हैव हैड ए मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म दैट देन अवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, उनको ज़्यादा ओपनिंग नहीं मिलती थी फिल्मों में। ऑन द कॉन्ट्ररी he must have had to face more uncertain difficult time, उनको बहुत ही difficult time face करना पड़ता था। For when he began his career, जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, there were no firmly established film producing companies और studio, जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी ना, इतने ज़्यादा फिल्म के ये कंपनीज नहीं थी और ना ही इतने ज़्यादा स्टूडियो थे बच्चों। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के मामले में भी, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, बस प्रारंभिक शिक्षा ही दी जाती थी। सुबू कुड नॉट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर बॉय, तो इनको ज़्यादा फिल्मों में इतनी लीड रोल नहीं मिला था सुबू को।
बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न इन ब्राह्मण, परंतु एक ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था। ए वर्च्यू एक गुण था, इंडीड वास्तव में। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन, उनको बहुत ही उनकी सिचुएशन बहुत ही अच्छी रही होगी, क्योंकि उन्होंने जन्म किस में लिया था, ब्राह्मण फैमिली में लिया था। एंड पीपल, और लोग, ही हैड द एबिलिटी टू लिव चीयरफुल ऑल द टाइम इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन फ्लॉप फिल्म। उनका क्या था, उनके पास एबिलिटी थी, योग्यता थी कि हमेशा चीयरफुल रहना, खुश रहना। बच्चों, अगर फिल्म फ्लॉप भी हो जाती है वो तब भी खुश रहा करते थे। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, वो हमेशा किसी न किसी के लिए ही उन्होंने काम किया था। ही कुड नेवर डू एनीथिंग ऑन हिज ओन, वो अपने आप से कोई भी चीज़ नहीं कर सकते थे। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज। वो हमेशा ही किसी के लिए काम करते थे और क्या रहते थे, वो लॉयल रहते थे, वफादार रहते थे। और वो इसी तरह से जो अपनी जो यही उन्होंने अपना जो प्रिंसिपल बना लिया था, सिद्धांत बना दिया था। और टर्न, और अपने जो एंटायर क्रिएटिविटी थी जो उनकी, जो कुछ नया करने की होती है एक अंदर फीलिंग, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, टू हिज प्रिंसिपल, अपने जो प्रिंसिपल जो इन्होंने बनाया था कि एक रूल जो बनाया था उसकी एडवांटेज में उसको लगा दिया था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, वो फिल्म्स के लिए ही बने थे। ही वॉज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, जब उनको बोला जाए तो वो इंस्पायर हो जाते थे, उनसे प्रेरणा लेकर। द रैट फाइट द टाइगर, जो है जो चूहा है वो टाइग्रस के साथ लड़ाई करता है अंडर वाटर, पानी के नीचे, एंड किल हर, और उसको मार देता है। बट टेक पिटी ऑन द कब्स, परंतु जो उसके टाइग्रस के जो वो होते छोटे छोटे जो पप्स होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, उन पे क्या होता है, वो दया दिखाता है। एंड टेंट्स दम लविंगली, और उनको प्यार दिखाता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, मैं नहीं जानता कि इस जो सीन को कैसे किया जाए। द प्रोड्यूसर वुड से, जो प्रोड्यूसर है वो उनसे बोलता था। एंड सुबु वुड कम आउट, और सुबु आ जाता था एक नए प्लान के साथ। विद 4 ways ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन हिज विक्टिम ऑफ स्प्रिंग, तो 4 तरीके जो नए ढूंढ लाते थे जो सुबु थे कि भाई कैसे प्यार दिखाना है उस रैट का उन्हें टाइग्रस के बच्चों के लिए। गुड बट आई एम नॉट श्योर इट्स इफेक्टिव इनफ, जो डायरेक्टर है वो बोलता था कि बढ़िया है परंतु ये इतना इफेक्टिव नहीं है। द प्रोड्यूसर वुड से, जो प्रोड्यूसर है वो बोलता था। एंड इन ए मिनट सुबु वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव। प्रोड्यूसर क्या बोलता था कि भाई इतना बढ़िया है बट इतना इफेक्टिव नहीं है, परंतु फिर क्या करता था सुबु 14 अलग अलग तरह के वो अल्टरनेटिव, यानी कि अलग अलग तरीके से वो ढूंढ लाता था कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद ए मैन लाइक सुबु, जो फिल्म मेकिंग थी, जो सुबु जैसे आदमी के साथ काम करने पे बहुत ही आसान थे वो काम। एंड इफ देयर वाज ए मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जिमानी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर, तो वही जो आदमी था वो उसने क्या दिया था, जिसने डायरेक्शन दी थी और क्या दी थी, डेफिनेशन दी थी, परिभाषा दी थी जिमानी स्टूडियो को ड्यूरिंग इसके किन अपने जो सुनहरे सालों के दौरान। इट वाज सुबु, वो सुबु ही था। सुबु हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोइट, उसकी अलग आइडेंटिटी थी एज ए पोइट, एक पोइट के तौर पर, एक कवि के तौर पर। एंड दो ही वाज सर्टनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म, तो वो एक पोइट भी था और वो अलग अलग तरह के वो किरदार भी, कॉम्प्लेक्स जो बहुत ही जटिल है वो भी किरदार वो अदा किया करता था।
he deliberately choose to address his poverty to the masses. जो जनता होती है उनके सामने वो ये शो कर सकता था कि वो बहुत ही पॉवर्टी यानी कि अपनी गरीबी दिखाया करता था. हिज सक्सेस इन फिल्म्स, उसकी जो सक्सेस थी फिल्मों में, ओवरशैडो एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स. जो उसकी जो भी सक्सेस थी फिल्मों में, उनके जो उनका जो पोइट वाला जो रोल था उसको कम कर दिया था. ड्वार्फ क्या होता है? कम करना. ओवरशैडो भी होता है कम करना. हिज लिटरेरी, जो भी उनकी वो लिटरेरी पोइट वाला जो भी उनका वो था, अचीवमेंट था, जो भी उन्होंने अचीव किया था. और हिज क्रिटिक्स फेल्ट, ऐसा उनके जो भी क्रिटिक्स थे वो उनको फेल्ट करते थे, ऐसा महसूस करते थे. ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम, उन्होंने कई जो है ओरिजिनल स्टोरी पोएम की बनाई. इन फोक रिफ्रेन एंड डिक्शन उन्होंने, एंड आल्सो रोट ए स्प्रोलिंग नोवेल, और एक नोवेल भी लिखा जिसका नाम क्या था? थिलम्मा मोहन बाल, विद डजन्स वेरी डेफ्टली एच्ड करेक्टर. और उन्होंने बहुत ही सारे करेक्टर लिखे. डेफ्टली होता है इनग्रेव, और एच्ड क्या होता है? क्लेवर. बहुत ही जो इन्होंने करेक्टर लिखे, एक बहुत ही एक चतुर वे में लिखे, बहुत ही बढ़िया. He's quite successfully recreated the mood and the manner of the देवदासी of the early 20th century. जो देवदासी थी जो अर्ली 20वीं सेंचुरी की, उनको क्या कर दिया उन्होंने? बहुत ही एक नया जो मूड बना दिया, एक बहुत ही अच्छा. ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, बहुत ही बढ़िया एक्टर थे वो. ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल, बहुत ही मतलब कि वो कभी बन नहीं पाए एक लीड रोल, मेन रोल जो होता है फिल्मों में हीरो. बट वट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म, ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर. परंतु जो भी इनको रोल मिलता था, जो मेन एक्टर होता था, उससे भी बढ़िया इन्होंने रोल प्ले किए. He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozen of near and far relation and acquaintance. और जो उनका जो उनके पास क्या था? जेन्युइन, उनका जो लव था वो जेन्युइन था. किनके लिए? जो भी उनके जो घर में रहने के लिए आते थे, और उनका जो घर था वो भी जो डजन कम से कम 10-12 के आसपास उनके रिलेटिव रहते थे, और जो भी उनके एक्विटेंट्स क्या होता है? जान पहचान वाले रहते थे. इट सीम्स अगेंस्ट सुबु नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वाज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम. वो उनके बहुत ही वो सोचते भी नहीं थे कि इतना वो इतने ज़्यादा लोगों को खाना खिला रहे हैं. सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन एंड येट ही हैड एनिमीज. वो इस तरह का वो चैरिटेबल जो दान करता है ज़्यादा, इस तरह के वो आदमी थे, और उसके भी क्या थे? एनिमीज थे, उनके भी शत्रु थे. इस तरह के आदमी जो थे उनके भी शत्रु थे. वाज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस. क्या यह इसका ये कारण था कि वो जो बॉस है जिमानी स्टूडियो के, उनके बहुत ही क्लोज थे? और वाज इट हिज जनरल डिम्यूनर दैट रिजेंबल्ड ए साइकोपाथ. और ये क्या ये इसका कारण था कि जो उनका जो डिम्यूनर क्या होता है? लुक होता है, करेक्टर होता है, वो एक साइकोपाथ, एक पागल व्यक्ति की तरह रिजेंबल करता, उनसे मिलता जुलता है. और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग अबाउट एवरीथिंग, और वो हमेशा ही लोगों के बारे में अच्छा बोलते हैं. क्या ये कारण था? इन एनी केस, जो भी केस, सो देर वर दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड डिस द डर्टीएस्ट थिंग फॉर साबू. पर वो क्या था कि जो भी एक जो मेकअप डिपार्टमेंट में जो एक आदमी था, वो हमेशा ही उनके बारे में गंदी चीज़ें ही बोलता था. यू सा साबू ऑलवेज विद द बॉस, बट in the attendance role he was grouped under a department called the story department,
composing a lyre and an assembly of writer and poet. यू आपने देखा, यूसा साबू हमेशा किसके साथ, बोस के साथ ही दिखते थे, बट जब भी अटेंडेंस होती थी वो उनको जो है, जो स्टोरी राइटर होते हैं और जो लायर होते हैं, मतलब के वकील होते हैं, उनके साथ ही उनकी अटेंडेंस होती थी. द लायर वॉज आल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर. जो एक लीगल जो सलाहकार था वो था उनका जो वकील था. बट एवरीबडी रिफर टू एम द अपोजिट. परंतु जो हमेशा उनको क्या बोलते थे, अपोजिट ही बोला जाता था कि भाई ये अपोजिट रोल करते हैं. एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस थी. हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परमेंटल, जिनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आता था. वंस ब्लू और ऑन द सेट, एक बार वो सेट के ऊपर ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई वो एक्ट्रेस. वाहिल एवरीवन स्टूड स्टंट, सभी के सभी क्या थे, वहीं पर खड़े हुए थे. द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट. उसने जो लॉयर था, वकील था, उसने चालाकी से क्या कर दिया, जो रिकॉर्डिंग का जो इक्विपमेंट है उसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी. व्हेन द एक्ट्रेस पास्ड फॉर द ब्रेथ, जब सांस लेने के लिए वो एक्ट्रेस रुकी, द लॉयर सेड टू हर, जो लॉयर है, वकील, उसने उसको कहा 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट कृपया करके, एंड प्ले बैक द रिकॉर्डिंग, और उसने रिकॉर्डिंग उनको प्ले बैक कर दी, सुना दी. देयर वॉज नथिंग इंक्रीमेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर. जो वहाँ पर इतना मतलब के बुरा तो उसने कुछ नहीं कहा था प्रोड्यूसर के खिलाफ, जो भी था, जो भी उसने बोला था. बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन, परंतु जब उसने अपनी जो आवाज़ है वो दोबारा सुनी, थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, उस साउंड इक्विपमेंट से, शी वाज स्ट्रक डम, वो कंफ्यूज हो गई, मतलब के आश्चर्यचकित होगी. वो स्ट्रक डम क्या होता है, आश्चर्यचकित होना. ए गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेज ऑफ द वर्ल्डली एक्सपीरियंस. अभी तक उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया था उस एक्ट्रेस ने. दैट जनरली प्रोसीडेड ए पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन. वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ऑफ सोफिस्टिकेशन दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैप्चर्ड इनटू. तो इस सिचुएशन में वो आ गई थी, जो उसने कभी भी, एक कंट्री साइड की वो गर्ल थी, तो उन्होंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था ये सब चीज़ें. शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर. वो कभी भी सिचुएशन से निकल नहीं पाई इस सिचुएशन से. शी फेल्ट दैट डे, जो उन्होंने उस दिन महसूस किया था. दैट वाज द एंड ऑफ द ब्रीफ एंड ए ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर. वो क्या था, उस जो एक्ट्रेस था वो कैरियर का एंड था. उसके बाद उनका कैरियर ख़त्म हो गया उस एक्ट्रेस का. द लीगल एडवाइज़र, जो एडवाइज़र था, हु वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो स्टोरी डिपार्टमेंट का भी मेंबर था, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड. वो ही जो रिस्पॉन्सिबल था, जो लीगल एडवाइज़र था, और वो जो लॉयर था, उसने ही जो एक्ट्रेस का एंड कर दिया था उसके करियर का. वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर काइंड ऑफ ए यूनिफॉर्म. और जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो सभी क्या पहनते थे, तरह की यूनिफॉर्म वर्दी पहनते थे. खादी धोती विद ए स्लाइटली ओवरसाइज एंड क्लम्सली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट. जो खादी की धोती पहनते थे और वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट वो पहना करते थे. द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड ए टाई एंड समटाइम ए कोट दैट लुक्ड लाइक ए कोट ऑफ ए मेल. तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट के लोग थे अलग अलग तरह के कपड़े पहना करते थे, परंतु जो वो एडवाइज़र था वो हमेशा पैंट में रहता था, और कभी कभी वो क्या करता था, कोट भी पहन लेता था. ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस. प्राय वो कैसा दिखता था, अलोन, अकेला और
मजबूर दिखता था। ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, वो उनका जो लॉजिक था वो कोल्ड था इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, जो एक ऐसी भीड़ में जो लोग क्या देखती थी, सपने देखती थी। ड्रीमर्स कौन होता है? जो सपने देखता है बच्चों। ए नेचुरल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधी हाइट्स एंड खादी हाइट्स, वो अपने जो गांधी को जो फॉलो करते हैं उस तरह का वो आदमी था। लाइक सो मैनी ऑफ दोज, बहुत ही उस तरह के बहुत ही सारे लोग थे। हु वर क्लोज टू द बॉस, जो बॉस के क्या थे? क्लोज थे। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म, वो उसको अलाउड किया था फिल्म को प्रोड्यूस करना। एंड दो ए लॉट ऑफ रोस्टोक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, परंतु वो फिल्म में बहुत ही ज़्यादा जो पैनकेक है उसका यूज हुआ। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, इतनी ज़्यादा वो फिल्म नहीं चली। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, एक दिन क्या हुआ, जो बॉस है उसने स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया बच्चों। एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री वेयर ए लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम। और यही वो बात थी कि जो पुरानी ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि भाई जो लॉयर्स है उसकी छुट्टी कर दी गई थी, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, जो स्टोरी डिपार्टमेंट है उसको बंद किया गया था। जिमानी स्टूडियो वाज द फेवरेट हंट ऑफ पोइट्स लाइक एस.डी. योजिगार, तो वो हमेशा ही वहाँ पर आते रहते थे। वो जिमानी स्टूडियो में जो पोइट्स है एस.डी.एस. करके, संगू सुब्रमण्यम ये जो पोइट थे, कृष्णा शास्त्री एंड हरिनंदनाथ चट्टोपाध्याय, he had an excellent mess which supplied good coffee and all the time of the day and for most part of the night, जो उनके पास थे एक बहुत ही बढ़िया मैस थी खाने वाली, जो हमेशा एक बड़ी क्वालिटी की कॉफ़ी प्रोवाइड किया करती थी, दिन में भी और रात में भी। Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment। वो ऐसा दिन था कि जब कांग्रेस का टाइम था और बहुत ही ज़्यादा प्रोहिबिशन था, पाबंदियाँ लगाई हुई थी, और जब वो मीटिंग होती थी चाय के ऊपर, वो बहुत ही एक सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट था, एक मज़ा मिलता था उनमें, ये एंटरटेनमेंट हुआ करता था ये उनका जो कॉफ़ी का टाइम। बारिंग द ऑफिस बॉय एंड ए कपल ऑफ क्लर्क, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियो रेडिएटेड लेजर ए प्री रिक्वेस्ट ऑफ फॉर पोइट्री। तो वहाँ पर बहुत ही बारिंग द ऑफिस बॉय यानी कि ऑफिस बॉय को छोड़कर वहाँ पर जो क्लर्क थे और एवरीबडी एल्स, हर कोई जो जिमानी स्टूडियो में काम करता था वो सब मज़े किया करते थे वहाँ पर। मोस्ट ऑफ देम हु वोर खादी एंड वर्शिप्ड, गांधी जी अधिक से अधिक लोग जो खादी पहना करते थे और जो गांधी है उसकी पूजा किया करते थे। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट एप्रिसिएशंस फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड, और उससे अधिक उनके किसी की भी कोई पॉलिटिकल राजनीतिक विचारधारा नहीं थी। नेचुरली जो स्वाभाविक था, दे वर ऑल अवर्स ऑफ द टर्म कम्युनिज्म, एक जो टर्म है कम्युनिज्म उसके वो बहुत ही अलग थे, उनके विचार नहीं मिलते थे। ए कम्युनिस्ट वाज ए गॉडलेस मैन, वो समझते थे कि जो कम्युनिस्ट है वो क्या है, एक गॉडलेस मैन है, वो भगवान में विश्वास नहीं करता। ही हैड नो फ्लायल और कॉन्जुगल लव, और कोई प्यार नहीं करता वो। ही हैड नो कंपल्सन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स, वो कोई पछतावा नहीं है उसको अगर वो अपने खुद के पेरेंट्स की भी डेथ कर दे और अपने बच्चों की भी। इस प्रकार की जो उनकी थॉट्स थी जो कम्युनिस्ट के खिलाफ। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट, जो कम्युनिस्ट है वो हमेशा ही क्या अनरेस्ट यानी कि समाज में समन्वय
नहीं फैलाते हैं और दंगे वगैरह करवाते रहते हैं। एंड वायलेंस और हिंसा अमंग इनोसेंट, जो इनोसेंट यानी कि मासूम लोगों के बीच में। एंड इग्नोरेंट, और जो लोगों को ज़्यादा चीज़ का पता नहीं है, इग्नोरेंट उनको बोलते हैं, उन लोगों के बीच में। सच नोशन विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया, इस तरह की जो विचारधारा साउथ इंडिया, दक्षिण इंडिया में फैली हुई थी। एट दैट टाइम आल्सो, उस टाइम पर भी। नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली अमंग द खादी क्लैड पोइट्स ऑफ जिमानी स्टूडियो, इस तरह की जो विचारधारा की फैली हुई थी कम्युनिस्ट के बारे में भी, जो जिमानी स्टूडियो में काम करते थे। एविडेंस ऑफ इट वाज सून फोर्थकमिंग, और जो इसका जो एविडेंस है, प्रूफ है, वो जल्दी ही आने वाला था। व्हेन फ्रैंक बोकमैन मोरल री एमिनेंट आर्मी, जब सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास समटाइम इन 1952, जब जो फ्रैंक है उसकी जो आर्मी आई थी, कुछ 200 स्ट्रॉन्ग जो आर्मी के मैन थे वो आए थे वहाँ पर 1952 में मद्रास में। दे कुड नॉट हैव फाउंड ए वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जिमानी स्टूडियो, और वो कहाँ पर रुके थे? सारे जिमानी स्टूडियो में रुके थे वो। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, और वो कुछ लोग जो उनको बोलते थे एक इंटरनेशनल सर्कस, अंतर्राष्ट्रीय सर्कस बुलाते थे उन आर्मी के ग्रुप को। दे वर नॉट वेरी गुड ऑन ट्रैपेज एंड देयर एक्यूटेंस विद द एनिमल वाज ओनली एट द डिनर टेबल, वो इतने जो बढ़िया नहीं थे। ट्रैपेज क्या होता है? वो करतब दिखाना उसमें, और जो उनकी जो एनिमल के साथ इंटरेक्शन होती थी वो डिनर टेबल पर ही होती थी। बट दे प्रेजेंटेड टू प्ले इन ए मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, परंतु उन्होंने क्या किया? जो 2 नाटक प्रेजेंट किए बहुत ही प्रोफेशनल एक तरीके से। देयर जोथराम वैली एंड द फॉरगेटन फैक्टर, जो उन्होंने प्ले प्रोड्यूस किए। वन ran several show in Madras and along with other citizens of the city. The Jimani family of 600 saw the plays over and over again. तो उन्होंने जो 2 जो प्ले हैं, जो आर्मी के मैन थे उन्होंने अपने प्रेजेंट किए, और जो जिमानी फैमिली थी 600 लोगों की, उन्होंने उनके जो प्ले हैं, नाटक हैं, बार बार देखे। द मैसेज of the plays were usually plain and simple homilies, जो उनके जो मैसेज थे वो बहुत ही सिंपल था प्ले का। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम वर फर्स्ट रेट, उनकी जो सेट्स है और कॉस्ट्यूम है वो फर्स्ट रेट थे, बहुत ही अच्छे थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर terribly impressed, and some year almost all the Tamil plays had a sense of sunrise and sunset in the manner of the Jothan Valley with a bare stage। तो फिर क्या हुआ कि उनके जो स्टेज के जो कॉस्ट्यूम वगैरह होती थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी उनकी, और उसी का ही बाद में इफेक्ट हमें बाद में देखने पे पड़ा। उनकी उन्हीं प्लेस का बाद में अपने जो जिमानी स्टूडियो के प्ले और वहाँ पर अलग अलग जो होते थे तो उनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ए वाइट ब्लैक बैकग्राउंड कर्टेन था, पीछे पर्दा वाइट लेते थे वो। एंड ए ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और जो है बांसुरी है, फ्लूट क्या होता है? बांसुरी, उस पर संगीत बज रहा होता था। इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्नड दैट द MRA वॉज ए काइंड ऑफ ए काउंटर मूवमेंट टू international communism, and the big boss of Madras like Mr. Watson simply played into their hands। तो बाद में क्या पता चला कि एक इंटरनेशनल कम्युनिज्म के वहाँ पर एक मूवमेंट चली, और एक जो मिस्टर जो वासन थे वो गलती से उनके हाथों में फंस गए। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दिस वाज इंडीड द केस, मैं नहीं जानता कि ये केस था उस टाइम पर। फॉर द
unchangeable aspect of these big bosses and their enterprise remained the same. परंतु बाद में जो enterprise जो कंपनी सेम रही. MRA और नो MRA, जो MRA पार्टी थी या फिर नो MRA हो, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म या फिर नहीं हो. The staff of the Jimani studio had a nice time hosting 200 people of all hues and size of at least 20 national. कम से कम 20 जो देशों के जो लोग आए थे, 200 लोग, उनको इन्होंने जिमानी स्टूडियो ने होस्ट किया, उनको अपने पास रखा. It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with the thick layers of makeup and by the office boy in the makeup department. ये बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था उन लोगों के लिए, जिमानी स्टूडियो वालों के लिए. A few months later, कई महीनों बाद, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed. जो टेलीफोन लाइन्स है और जो बॉस है मद्रास स्टूडियो की, उनकी बजी. एंड वंस अगेन वी एट जिमानी स्टूडियो क्लियर्ड ए होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर. और फिर उनके पास क्या आया, एक दूसरा जो विजिटर उनसे मिलने के लिए आया. ऑल दे सेड वाज दैट ही वाज ए पोइट फ्रॉम इंग्लैंड. बस उन्होंने इतना बताया था कि वो एक क्या है, एक कवि है इंग्लैंड से. द ओनली पोइट फ्रॉम इंग्लैंड इन सिंपल जिमानी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ और टेनिसन. जो जिमानी स्टूडियो है, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने बस पोइट्स किन के बारे में सुना था, वर्ड्सवर्थ के बारे में और टेनिसन के बारे में सुना था. द मोर लिटरेट न्यू ऑफ किड्स, जो अधिक जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उन्होंने किड्स का नाम भी सुना था. जॉन किड्स का, सैली और फिलिप्स सैली का सुना था, एंड ब्रायन का भी नाम उन्होंने सुना हुआ था. एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो समवन बाय द नेम एलियट. और जिन्होंने कुछ अधिक जो है जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने एलियट का भी नाम सुन लिया होगा. हु वाज द पोइट विजिटिंग द जिमानी स्टूडियो. अब कौन था ऐसा वो पोइट जो जिमानी स्टूडियो में आ रहा था. ही इज नॉट ए पोइट, वह पोइट नहीं है. ही इज एन एडिटर. वो क्या है, एक एडिटर है. दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम ए बिग रिसेप्शन. और यही कारण था कि जो बॉस है उसको एक बढ़िया रिसेप्शन दे रहा है. वासन वाज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकातन. तो जो वासु था वो भी एक जो है पॉपुलर, जो उस टाइम पर क्या था, तमिल वीकली एक मैगजीन आती थी, उसका एडिटर था. ही वाजंट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स ऑफ द ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास. वह एक जो एडिटर नहीं था, जो भी नोन उस टाइम पर जो जाने माने नेम थे ब्रिटिश पब्लिकेशन के मद्रास में. दैट इज दोज नोन एट द जिमानी स्टूडियो. यह जाना जाता था उस टाइम पर जिमानी स्टूडियो में. सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदूज वर टेकिंग द इनिशिएटिव. सबसे पहले जो है द हिंदू के जो टॉप मैन थे, वो क्या ले रहे थे, इनिशिएटिव ले रहे थे, उसकी शुरुआत कर रहे थे. द समराइज वाज दैट द पोइट वाज द एडिटर ऑफ ए दिल्ली. बात ये थी कि जो पोइट था वो किसका एडिटर था, वो एक दिल्ली का एडिटर था. बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और लंदन टाइम. परंतु वो मैनचेस्टर गार्डन या फिर लंदन टाइम उनका नहीं था. That was all that even the most well informed among us knew. यही जो बात है हम में से जो जिमानी स्टूडियो के लोग थे वो जानते थे. At last आखिरकार around 4 in the afternoon, 4 बजे दोपहर में, the poet और the editor arrived. जो पोइट और जो एडिटर था वो आ गया था दोपहर के 4 बजे. ही वॉज ए टाल मैन. वो बहुत ही लंबा आदमी था. वेरी इंग्लिश, बहुत ही इंग्लिश था वो. वेरी सीरियस, बहुत ही ज़्यादा सीरियस था. एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन
टू ऑल ऑफ अस, और हम लोग उनमें से कोई भी उसको जानता नहीं था। बैटलिंग विद हाफ ए डजन पेडेस्ट्रियल फैंस, और वहाँ पर जो है ज़मीन पे जो चलने वाले उसके जो फैंस थे वो आगे वहाँ पर ऑन द शूटिंग स्टेज पर द बॉस रेड आउट ए लॉन्ग स्पीच। जो बॉस है उसने बहुत ही लंबी जो है भाषण पढ़ा। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटल अबाउट द पोइट। यह भी बात थी कि वो भी इतना जो है उस पोइट के बारे में बॉस नहीं जानता था। और द एडिटर, जो भी एडिटर था वो, द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म बट हेयर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। परंतु वो बहुत ही जनरल टर्म थे यूज किए थे उन्होंने जो अपनी स्पीच पे, और बाद में वो डेमोक्रेसी और फ्रीडम का भी उन्होंने वर्ड्स का यूज किया था अपनी स्पीच में। देन द पोइट्स स्पोक, और बाद में उन्होंने पोइट्स ने बात की। ही कुड नॉट हैव एड्रेस्ड ए मोर डेज देन साइलेंट ऑडियंस, और वहाँ पर जो ऑडियंस थी उनके जो स्पीच सुन रही थी बहुत ही उनको ध्यान से सुन रही थी और बहुत ही साइलेंट वे पे, इतना शोर नहीं कर रही थी वो। नो वन न्यू वट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, कोई नहीं जानता था वो क्या बात कर रहा है। एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग, और उसका जो एसेंट था वो इस तरह का था कि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रहा है। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, 1 घंटे तक उन्होंने अपना जो भाषण दिया। एंड देन द पोइट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पेयर्ड इन अटर बैफलमेंट, और सभी वो है फिर चले गए। 1 घंटे के बाद उन्होंने भाषण दिया, सभी क्या थे, किन्हीं को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। व्हाट इज एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन ए फिल्म स्टूडियो, के जो इंग्लिश पोइट है उसका क्या काम है कि स्टूडियो में ऐसे। विच मेक तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, हम तो क्या बनाते हैं, तमिल फिल्म बनाते हैं जो सिंपल साधारण लोग हैं उनके लिए। पीपल हुज लाइव एट लीस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग ए टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री, जो हम तो ऐसे लोगों के लिए फिल्म बनाते हैं जो इंग्लिश पोइट्री के बारे में जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। द पोइट लुक्ड प्रिटी बैफल्ड टू, जो पोइट था, जो कवि था, वो खुद आश्चर्यचकित लग रहा था। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शेयर इनकॉन्जिनिटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट, वो भी खुद भी ये सोच रहा था कि भाई मैं किस क्राउड में आ गया हूँ, वो खुद आश्चर्यचकित था जो पोइट था। हिज विजिट रिमेंड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, जो उसकी जो विजिट थी वहाँ पर एक मिस्ट्री रही, एक रहस्य रहा। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, और इस तरह के जो राइटर है वो जो हालांकि वो एडमिट ना करे इस बात को, बट माई कन्विंसन ग्रो स्ट्रोंगर डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ ए जीनियस। तो फिर इनकी जो है ये जो कन्विक्शन था कि जो इनकी सोच थी, ये जो इनको मानना था कि भाई वो दिन प्रतिदिन ज़्यादा होती गई कि जो प्रोज राइटिंग है, जो राइट करते हैं, इज नॉट एंड कैन नॉट बी, कि ये नहीं हो सकता कि वो जीनियस ही हो जो राइटर है। इट इज़ फॉर द पेशेंट, ये पेशेंट के लिए होता है। परसिस्टेंट, प्रिजर्विंग और ड्रज विद ए हार्ट सो shrunken that nothing can break it. Rejection slips don't mean a thing to him. तो वो ही है कि भाई जो भी काम करता वो एकाग्र होकर करे, और जो भी रिजेक्शन से वो उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जो भी राइटर है। He at once set about making a fresh copy of the long prose piece and send it to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. तो जो राइटर है उसको क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा उसमें पेशेंस होना चाहिए। अगर एक बार किसी को स्क्रिप्ट भेजी उसने अपनी और उसने रिजेक्ट कर दी, तो उसको क्या करना चाहिए, किसी दूसरे के पास
भेजना चाहिए उसको और हार नहीं माननी चाहिए। It was for such people that Hindus had published a tiny announcement in an insignificant corner of an important page। तो इस बात को लेकर ही जो द हिंदू था, जो पेपर था, उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की थी एक छोटे से कॉर्नर पे। ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द इनकाउंटर। जो ब्रिटिश पीरियोडिकल था, जो न्यूज़पेपर था, जिसका नाम क्या था, इनकाउंटर था, उसने क्या किया था, एक कॉन्टेस्ट, एक प्रतियोगिता आयोजित की थी उन्होंने। ऑफ कोर्स द इनकाउंटर वाजंट ए नोन कमोडिटी अमंग द जिमानी लिटरेटी। जो जिमानी के जो पोइट थे और राइटर थे वो इनको इनकाउंटर को इतना नहीं जानते थे। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर आई स्पेंट ए कंसिडरेबल सम इन पोस्ट एंड सेंडिंग। वो पहले जो है उसका आइडिया लेना चाहते थे कि भाई उसके बाद वो इतना जो है स्टैंप लगा दे उसको और वहाँ पर भेज भी दे हैं। सबसे पहले तो वो पहले उनके बारे में जानकारी लेना चाहते थे। बाद में उनको कहाँ पर भेजनी थी, वो स्क्रिप्ट उनको इंग्लैंड में भेजनी थी। इन दोज डेज, उन दिनों में क्या था, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विद no long-winded signboard and notice to make you feel you are speaking into an forbidden area। तो उस टाइम पर क्या था, जो ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी थी, जो एंट्रेंस था जिस पे क्या थे, साइन बोर्ड लगे हुए थे एंड नो नोटिस, एंड नोटिस लगे हुए थे ताकि आपको ये पता लगे कि भैया आप कहाँ पर जा रहे हो, एक फॉरबिडन एरिया में एंटर कर रहे हो। देर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर, वहाँ पर एनकाउंटर की कॉपी लगी हुई थी, लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्री ऑफ फ्रेशनेस, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाई रीडर, जिनको इतना ज़्यादा रीडर्स ने पढ़ा नहीं था उन कॉपीज को एनकाउंटर की। व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम, जो जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा वहाँ पर, आई हर्ड ए बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट, उनके जो दिल में एक घंटी बजी जब उन्होंने वो एडिटर का नाम पढ़ा। इट वॉज द पोइट हु हैड विजिटेड द जिमानी स्टूडियो, और वही जो पोइट का नाम था जो जिमानी स्टूडियो में आया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई सैंग एंड आई सील्ड द एनवेलप। इनको ये लगा कि भाई मेरा तो कोई बिछड़ा हुआ जो भाई है वो मिल गया, और इन्होंने वो एनवेलप को सील किया, उस पर पोस्टेज लगाई और एंड रोट आउट इज एड्रेस, और उसका एड्रेस लिख के भेज दिया। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम। मुझे लगा कि भाई वो जो ब्रिटिशर है, जो वहाँ पर जो पोइट आया था एडिटर, वो भी सेम गाना गा रहा होगा। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर ऑफ इंडियन फिल्म डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइन रील ऑफ द फिल्म, यानी कि वो किसी फिल्म में सेम गाना गा रहे हैं दोनों पिछड़े हुए भाई। स्टीफन स्प्लेंडर, ये उसका नाम था, स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वाज हिज नेम, और यही उसका नाम था, स्टीफन स्पेंडर। एंड ईयर्स लेटर, और सालों बीत गए, व्हेन आई वाज आउट ऑफ जिमानी स्टूडियोज, के बाद जो जिमानी स्टूडियो से बाहर आए, एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, उनके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम था पर पैसे नहीं थे। एनीथिंग एट रिड्यूस प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, जो भी चीज़ थी वो सस्ती मिल रही थी, वो उनका ध्यान आकर्षित करती थी। ऑन द फुटपाथ द फ्रंट ऑफ मद्रास माउंटेन रोड पोस्ट ऑफिस देर वाज ए पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसा ईच। वहाँ पर जो एक फुटपाथ पे क्या मिल रही थी, नई बुक किताबें मिल रही थी 50 पैसे पर की प्रत्येक किताब। एक्चुअली दे weren't कॉपीज ऑफ द सेम बुक, वो क्या थे, सेम बुक, सेम किताब की वो कॉपी थी। एन एलिगेंट पेपर वर्क ऑफ द अमेरिकन ओरिजिन, जो अमेरिकन ओरिजिन की कहानी हो। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, सबसे सस्ती जो है प्राइस की वो किताब थी, स्टूडेंट एडिशन था वो।
इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि जो रशिया में रेवोल्यूशन हुई थी उसके ऊपर उसकी 50वीं एनिवर्सरी के ऊपर वो बेच रहे थे। आई पेड 50 पैसे एंड पिकड अप ए कॉपी ऑफ द बुक, 50 पैसे दिए उन्होंने और एक बुक है उसकी कॉपी उठा ली। द गॉड दैट फेल्ड, यानी कि जो भगवान जो फेल हो गया, हार गया। 6 eminent men of the latter in 6 separate essay described their journey into communism and their disillusioned return। तो 6 अलग अलग जो प्रोमिनेंट जो नाम थे, उन्होंने जो अपनी जर्नी जो कम्युनिज्म में बताई थी। जो रसिया है वो पहले दूसरी कंट्री थी, मोनार्क थे, वहाँ पर राजा हुए थे, फिर बाद में वो कम्युनिज्म, वहाँ पर आंदोलन हुआ, रशियन जो रेवोल्यूशन वगैरह हुई और उन्होंने क्या किया, एक कम्युनिस्ट कंट्री बनाया। तो उसके ऊपर जो है उन जो राइटर ने अपने विचार लिखे थे। ये राइटर्स के उनके नाम है आंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सैलोन, आर्थर कोस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर, वो नाम था स्टीफन स्पेंडर। सडनली द बुक assumed tremendous significance। और फिर वो स्टीफन स्पेंडर, वो जो पोइट और लेखक जो उनके स्टूडियो में आया था, जो उन्होंने नाम पढ़ा, भैया तो स्टीफन स्पेंडर का नाम है। स्टीफन स्पेंडर द पोइट हु हैड विजिटेड जिमानी स्टूडियो, जो जिमानी स्टूडियो में आया था। इन ए मोमेंट आई फेल्ट ए डग चैम्बर ऑफ माई माइंड लिफ्ट अप बाई ए हेज इल्यूमिनेशन। तो उनका जो दिमाग है एक आकर उनकी बत्ती जल गई दिमाग की। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जिमानी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री। तो रिएक्शन था स्टीफन जो स्पेंडर के नाम से, वह कोई अब मिस्ट्री नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। द बॉस ऑफ द जिमानी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर पोइट्री, वो उनको इतना लेना देना नहीं था जो जिमानी स्टूडियो के जो बॉस थे उनकी स्पेंडर की पोइट्री से। बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, और ना ही उनको किसका लेना देना था, उस गॉड से जो क्या हो गया, फेल हो गया। तो इस प्रकार की ये बच्चों एक्सप्लेनेशन थी। थैंक यू वेरी मच।